हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हमने लास्ट वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट पे बनाया था अपना सीडीपी पे। ये वीडियो भी आपका प्रैक्टिस सेट पे बेस्ड रहेगा। इस वीडियो में भी लगभग हम लोग 150 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। और जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, उसे आप देख के जाइएगा। आपके 2 पेपर सीटेट के लिए जा चुके हैं 28 और 29 तारीख को। अब आगे आने वाले पेपर आपको 9 जनवरी से देखने को मिलेंगे और 7 फरवरी तक आपके ऐसे ही पेपर ये चलेंगे। तो मैंने आपसे जैसे वादा किया था कि आपको लगातार ऐसी सीरीज में प्रोवाइड कराता रहूंगा। और जो आपके पेपर दोनों हुए हैं उनका एनालिसिस मतलब देखने के बाद में हम क्या करेंगे, उन्हीं पे बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे क्या है। लिखा है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उसकी दायित्व, उसकी ईमानदारी, उसकी सहभागिता या उसकी आज्ञाकारिता। तो किसी भी विद्यार्थी का फ्रेंड्स जो उसका मतलब महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो उसकी आज्ञाकारिता होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर विद्यार्थी आपका आज्ञाकारी है तो वो हर चीज क्या करेगा, आपसे मतलब ग्रहण करने की कोशिश करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, वयस्कावस्था, प्राक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो देखिए, गैंग एज जो है ये चीज आप ध्यान रखिएगा। गैंग एज बोला जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है फ्रेंड्स, गैंग एज जो होती है वो बाल्यावस्था को बोला जाता है। लेकिन अब इसी गैंग में जो सक्रिय सदस्य बनने की जो उम्र है वो 12 वर्ष के बाद में शुरू होती है। ठीक, तो 12 वर्ष से लेके आपकी जो 12 से लेके आपके 18 वर्ष तक की जो एज चलती है वो आपकी चलती है किशोरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए। जबकि गैंग एज किसे बोला गया है तो बाल्यावस्था का। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग रखिएगा। अगला है हमारा, विकास शुरू होता है बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, तो पूर्व बाल्यावस्था से। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें थोड़ा विकास के बारे में, तो विकास जो आपकी प्रक्रिया है, विकास जो आपकी प्रक्रिया है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत कैसे? यानी जब आप माता के गर्भ में होंगे, यानी जन्म से पूर्व। जन्म से पूर्व का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, आपकी गर्भावस्था, और कहां तक चलता है आपकी मृत्यु तक। तो विकास इसीलिए कहा गया विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो विकास शुरू हो जाता है आपके प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से मतलब क्या है आपका, यहाँ पे पूर्व होना चाहिए, पूर्ण नहीं होना चाहिए। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब हो गया आपके जन्म से पहले, जब आप माता के गर्भ में आते हो, यानी गर्भ से लेके आपकी कब्र तक, वोम टू टोम। ये आपने अगर वर्ड सुना होगा तो जो विकास है ये वोम टू टोम चलने वाला, यानी गर्भ से लेके कब्र तक। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षकरण, समायोजन, समावेशन या स्कीमा। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समायोजन। क्यों हो जाएगा, जरा इसको समझते हैं। समायोजन क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि लिखा है इसमें ना कि अधिगम संरचना को संशोधित किया जाता है, यानी मॉडिफाई किया जाता है। इसको हम लोग इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन यानी जब भी किसी सूचना को हम लोग क्या करते हैं, संशोधित करके ऐड करते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी हम किसी भी क्या करते हैं, उसको संशोधित करके जब ऐड करते हैं तो वो एकोमोडेशन कहलाता है। लेकिन अगर किसी संरचना को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं, तो उस चीज को हम लोग एजामिलेशन बोलते हैं। ये मैंने आपको बता के रखा है वीडियो में। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब संशोधित करेंगे तो एकोमोडेशन, और जब डायरेक्ट ऐड कर लेंगे बिना किसी संशोधन के तो एजामिलेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बी हो जाएगा, यानी समायोजन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। समायोजन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं तो एकोमोडेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करे, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये भी सहायता होती है। क्या? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूलदंड या आक्रामकता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सामाजीकरण हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मैंने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि सामाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है आपके परिवार से, क्योंकि परिवार में ही आप
एक दूसरे से मिलते जुलते हो। तो जब आप क्लास में जाते हो तो क्लास में आपका ऐसा एक परिवेश होना चाहिए, उस परिवेश में क्या होना चाहिए कि सभी बच्चे एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, जब वो मदद करेंगे तो ये प्रक्रिया आपके सामाजिकरण के अंतर्गत आ जाएगी। चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वातावरण में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आदर देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन जो फ्रेंड्स है ये आपके वृद्धि का सूचक है, ना कि आपके विकास का सूचक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वातावरण नहीं, ये आपका वंशानुक्रम से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमसे पूछा है हमारा वातावरणीय कारक। देखिए ना, लिखा है ना वातावरणीय कारक। तो वातावरणीय कारक के बारे में हमसे पूछा गया था, लेकिन इसमें जो शारीरिक गठन है ये हमारा वंशानुक्रम के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हमारा क्या है, बाल्यावस्था में बालक में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या, सिर्फ संख्या या द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो बाल्यावस्था में जो बालक होता है फ्रेंड्स वो द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र तीनों में अंतर समझने लगता है। ये अगर बाल्यावस्था की अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स तो बाल्यावस्था आपकी लगभग वही 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। इसी के बीच में अगर आप पियाजे की बात करेंगे, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है ये पियाजे की थ्योरी बेस्ड है, क्योंकि पियाजे ही क्या कहते हैं कि जो बच्चे की जो मूर्त अवस्था होती है, मूर्त अवस्था ये आपकी चलती है 7 से 11 वर्ष। ये आपके लगभग बाल्यावस्था के समकक्ष ही चलती है। इसी मूर्त अवस्था में जो बच्चा होता है फ्रेंड्स वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में अंतर करना शुरू कर देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है। रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में होने वाले इन परिवर्तनों में आपके फ्रेंड्स ये सभी चीजें शामिल है, यानी किस रूप में होगी, कितनी दर से होगी और किस प्रकार से होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, खिलौने की आयु कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। दो क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको। इसमें पहले इसको देख लेते हैं। लिखा है खिलौने की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या सभी को। तो देखिए फ्रेंड, एक होता है खेल की आयु, पहले उसको समझ लेते हैं। खेल की आयु यानी खेल की आयु आपकी बोली जाती है बाल्यावस्था को। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था। ठीक, वही अगर पूछा जाए खिलौनों की आयु, खिलौनों की आयु, तो फ्रेंड्स ये आपकी शैशवावस्था, शैशवावस्था, या कभी कभी ऑप्शन में ये भी लिख देते हैं आपका पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। जरा इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, पूर्वावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सभी। इसमें देखिए फ्रेंड्स कंट्रेक्ट कर रहा है आपका, लेकिन आप शैशवावस्था लगाइएगा क्योंकि शैशवावस्था ज्यादा प्रबल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, खिलौने की आयु किसे कहा जाता है, तो शैशवावस्था को। आगे बढ़ते हैं, संवेदी पेशी अवस्था होती है। ये फ्रेंड्स बताई गई है आपके पियाजे के अकॉर्डिंग। ठीक, पियाजे ने आपने क्या किया था, पियाजे ने अपनी थ्योरी में, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। पहली थी संवेदी यानी सेंसरी मोटर, उसके बाद थी आपकी फ्रेंड पूर्व मूर्त, उसके बाद थी आपकी मूर्त अवस्था, और तीसरी थी आपकी अमूर्त या औपचारिक अवस्था। अगर आप बात करेंगे सेंसरी मोटर में, इसकी जो उम्र होती थी 0 से 2 वर्ष, पूर्व मूर्त अवस्था की होती थी 2 से 7 वर्ष, मूर्त अवस्था की होती थी 7 से 11 वर्ष, और मूर्त अवस्था की होती है 11 से 15 वर्ष। ठीक, तो इसमें हमसे पूछी गई थी संवेदी पेशी अवस्था, जो कि आपकी हो जाएगी जन्म से 2 वर्ष तक। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। यानी पियाजे की जो थ्योरी है उनके संज्ञानात्मक विकास की, वो सबसे अच्छी कहाँ आपको देखने को मिल सकती है। खेल के मैदान में देखने को मिलेगी, विद्यालय एवं कक्षा में देखने को मिलेगी, गृह में देखने को मिलेगी, तो ऑडिटोरियम में मिलेगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो पियाजे का जो सिद्धांत है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा ये विद्यालय और कक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का
निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसमें जो फ्रेंड्स आपका सामाजिक संचलन है ये आपका बौद्धिक तत्व नहीं है। बाकी आपके अनुभव और संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रियम एंड एक्सपीरियंस ये दोनों पियाजे के क्षेत्र में आते हैं, जबकि सामाजिक से पियाजे का किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अभी देखिए मैंने आपको बताया था, पहला इस क्वेश्चन शायद दूसरा क्वेश्चन यही था, मैंने उससे पहले आपको बताई थी गैंग एज। गैंग एज जो होती है फ्रेंड वो हम लोग अपनी बाल्यावस्था को कहते हैं। लेकिन इसी गैंग एज में जो बच्चा जो होता है वो एक्टिव रूप से कब आता है? वो आता है अपनी अडल्टनेस में यानी किशोरावस्था में। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका किशोरावस्था हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी वह प्रक्रिया जो कभी समाप्त नहीं होती है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत। अगर आप बात करेंगे कभी ना समाप्त होने वाली क्रिया जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे? निरंतरता का सिद्धांत, यानी जो चलती ही रहती है, कभी तेज चलेगी तो कभी धीरे धीरे चलेगी लेकिन चलती ही रहेगी। इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एकीकरण, एकीकरण क्या है? जब आपके सभी पक्ष एक ही चीज पे फोकस करें यानी शारीरिक पक्ष पे ही फोकस करेंगे तो एकीकरण का सिद्धांत। अंतःक्रिया क्या है? कि आपका जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास वो आपके शारीरिक विकास से संबंधित रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे? तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बताया गया है कि बच्चा जो है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली तो होती है आपकी संवेदी गामक, दूसरी होती है आपकी पूर्व मूर्त, तीसरी होती है आपकी मूर्त और चौथी होती है आपकी अमूर्त। ठीक है, तो ये बताने वाले कौन थे? पियाजे। अगर बात करेंगे कोहलबर्ग का, तो कोहलबर्ग ने अपना दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन की बात करेंगे तो इनका क्या है फ्रेंड्स? मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक, इन्होंने भी जीवन में अपनी 8 स्टेज बताई हैं। ठीक है, नैतिक विकास में इन्होंने अपनी 3 स्टेज बताई हैं। अगर आप बात करेंगे स्किनर महोदय की, तो स्किनर महोदय का है फ्रेंड्स अधिगम का सिद्धांत, यानी जो मतलब अधिगम में जो सिद्धांत दिया था वो इन्होंने ही दिया था। इनके सिद्धांत का जो मूल नाम है वो है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? यानी बच्चा तार्किक चिंतन कब करता है? क्या वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरिक अवस्था है या पूर्व मूर्त है? तो इसमें जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। आप थोड़ा समझिएगा क्या है। पियाजे ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि बच्चे की जो पहली स्टेज होती है संवेदी गामक, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस वाली स्टेज में बच्चा जो होता है वो वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित कर लेता है, यानी उसके सामने अगर कोई आप वस्तु रखोगे और गायब कर दोगे तो वो बता देगा कि वह वस्तु आपने छुपा ली है, वस्तु गायब नहीं हुई है। अगर वही बात करेंगे आप पूर्व मूर्त अवस्था में, तो इस स्टेज में बच्चा क्या होता है? आकार, रंग, रूप इन सब का निर्धारण नहीं कर पाता, यानी वो अनुपात का निर्धारण नहीं कर पाएगा, आकार का निर्धारण नहीं कर पाएगा, यानी ठीक बाहर का सही से अनुमान नहीं लगा पाएगा, बाहर का अनुमान नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो अगर बात करेंगे इन्हीं सब की जो कमी होती है वो आपकी पूरी हो जाती है किस अवस्था में? आपकी फ्रेंड्स मूर्त अवस्था में। जो आपकी मूर्त अवस्था होती है इसी में आपके चिंतन जो होता है वो तार्किक रूप से बेस्ड हो जाता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए आपका बन जाएगा, मूर्त प्रक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों पर आधारित, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के मनोसामाजिक सिद्धांतों पर? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो विकास के वृद्धि एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी फॉर कैट बन जाएगा। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से घटनाओं एवं वस्तुओं के विषय में चिंतन
प्रारंभ कर देता है। देखिए मैंने भी आपको बताया था तार्किक रूप के बारे में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कितने से तक चलती है आपके फ्रेंड 7 से वर्ष से लेके 11 वर्ष तक। पूर्व मूर्त चलती है आपके 2 से 7 वर्ष तक। औपचारिक चलती है आपके 11 से 15 तक या 11 प्लस भी लिख देते हैं, जबकि संवेदी चलती है 0 से 2 वर्ष तक। हमने बताया था अभी आपको इस अवस्था की जो सबसे अच्छी मतलब चीज क्या है, वो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक, औपचारिक संक्रियात्मक में क्या होता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो होती है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, कल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क बोलते हैं इसको। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, बच्चा जो होता है वो अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, बच्चे के अंदर जीववाद यानी एनिमिज्म देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि वो गुड़ियों के साथ खेलता है। ठीक, जबकि मूल संक्रियात्मक क्या होता है, उसके अंदर तार्किक चिंतन जो होता है वो विकसित हो जाता है। अब वो किसी चीज को अगर बताता है तो अपने तर्क के अकॉर्डिंग बताता है। चिड़िया क्यों उड़ती है, पतंग क्यों उड़ती है। निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है, खेल, भाषण, कहानी लेखन या निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण संबंधी क्रियाएं जो होती हैं वो बच्चों के सृजनात्मक विकास में संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था क्या है, यानी अमूर्त की जगह मूर्त अनुभव। ठीक, यानी ठोस अनुभव। तो ये अवस्था कौन सी हो जाएगी, 7 से 12, 12 से वयस्क, 2 से 7 या जन्म से 2 वर्ष तक। सर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 से 12 वर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें क्या होता है, जो आपके अनुभव होते हैं वो मूर्त या ठोस हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या सभी। तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में संबंध इन सभी चीजों का होना चाहिए। अगर बात करेंगे जॉन डीवी जो महोदय हैं आपके, जॉन डीवी ने बता रखा है कि शिक्षा के 3 अंग हैं, जो जिसमें सबसे पहले आता है बालक, फिर आता है शिक्षक और इनकी साथ में ही आता है इनका पाठ्यक्रम। इन्हीं तीनों से ये आपके 3 ध्रुव हैं जिनसे आपका जो शिक्षा पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो चलती। भाई अगर बालक नहीं होगा तो शिक्षक किसे पढ़ाएगा, और अगर शिक्षक नहीं होगा तो बालक पढ़ेगा किससे। अगर ये दोनों के लिए पाठ्यक्रम नहीं होगा, कोई करिकुलम नहीं होगा, तो एक पढ़ाई निश्चय रूप से कैसे हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड कोल्ड है, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो आपका मानसिक विकास है ये सदैव आपके वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित रहता है। तो इसमें 2 चीजें आपकी फ्रेंड जो है ये वातावरण की हो गई, ये आपके वंशानुक्रम की हो गई। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो डी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है जबकि उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो हमारे टर्मन महोदय ने हमको बुद्धि लब्धि का सूत्र बता के रखा था कि आईक्यू जो होता है वो आपकी मेंटल एज अपॉन आपकी रियल एज और इनटू में 100 होता है। तो इसको हम लोग अब निकाल लेते हैं। मेंटल एज है इस बच्चे की 12, रियल एज है इसकी 10 और गुणे में 100। तो ये 10 से इसको काट देंगे, 10 बार में चला जाएगा और 12 की गुणा कर देंगे हम लोग 10 में। तो 12 गुणे में 10, तो हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा वो 120 यानी 120 आ जाएगा। तो इस बच्चे का जो आईक्यू लेवल होगा ये 120 होगा, यानी ये बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आगे आता है, परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास, बुद्धि, सृजनात्मकता या रुचि। तो परिपक्वता का संबंध जो है फ्रेंड्स वो विकास से है। मेच्योरिटी इंटरकनेक्टेड विद डेवलपमेंट। आगे आइए, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। तो बाल्यावस्था फ्रेंड जो चलती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी फॉर बॉल बन जाएगा। आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। प्राक संक्रियात्मक को फ्रेंड हम लोग पूर्व संक्रियात्मक भी बोलते हैं, तो आप ये नाम भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 से 11 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे
किशोर मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है? स्टेनले हॉल, गैरिसन, गैसल या थॉर्नडाइक? तो स्टेनले हॉल को हम लोग अपना किशोर का मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे हमारा भाषा की सापेक्षता प्रांकल्पना किसने प्रतिपादित की? यानी जो भाषा की सापेक्षता प्रांकल्पना है वो किसने दी? पियाजे, युंग, वाइगोट्स्की या वार्फ? तो ये जो आपके जो वार्फ महोदय हैं इन्होंने ही भाषा के प्रांकल्पना का प्रतिपादन किया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 वर्ष से अधिक? तो मूर्त संक्रियात्मक जो कि पियाजे ने बताई थी वो आपकी जो फ्रेंड 7 से 11 वर्ष तक है वो चलती है। तो 7 से 11 वर्ष तक चलने वाली अवस्था जो हमारी है वही हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? फ्रायड, वुंट, पियाजे या वार्फ? तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपके वार्फ महोदय हो जाएंगे। उन्होंने ही अभी प्रकल्पना का सिद्धांत जो भाषा का दिया था उसी के अंतर्गत इन्होंने बताया है कि भाषा का विचार जो है वो अंतः वस्तुओं का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमारी स्क्रीन पे, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि आज सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की अभिव्यक्ति कर रहा है? सजीव चिंतन, केंद्रितता, पारंपरिकता या वस्तु स्थायित्व? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा सजीव चिंतन। सजीव चिंतन मतलब कि वो पूर्व अवस्था में है। अभी देखिए ना, बताया मैंने आपको, वो पूर्व अवस्था में है, वो इलॉजिकल तर्क देगा, उसके अंदर जीववाद है, एनिमिज्म है। ठीक, और जीववाद क्या करता है? आपको सजीव चिंतन करने पे मजबूर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए बन जाएगा। आगे आता है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यों से है? कोनरेड लॉरेंज, क्लार्क हल, केरेन हॉर्नी या सीजी युंग? तो मूल दुश्चिंता और मूल शत्रुता का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपके जो केरेन हॉर्नी महोदय हैं इनके साथ रहता है। आप उसको रिलेट कर सकते हैं हॉर्नी से वर्ड से। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट हमारा, बच्चे का विकास किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक या ये सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रतिपादित किया? अभी मैंने आपको शुरुआत में एक व्यक्ति का नाम बताया था जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दे रखा है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत में ही इन्होंने क्या किया है, अपनी 8 स्टेजेस बताई हैं, जिसमें इसकी जो पहली स्टेज है फ्रेंड वही आपकी है विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, इसी ये जो आपकी अवस्था है ये आपकी चलती है जन्म से लेके यानी 0 वर्ष से लेके लगभग 1.5 या 2 वर्ष तक। इसकी जो अंतिम स्टेज है वो आपकी है कि आपने क्या कमाया है, यानी आपने जो जीवन भर किया है जिसको हम लोग कह सकते हैं आपने क्या पाया है, यानी और पाया बनाम आपकी निराशा यानी आशा बनाम निराशा। हाँ, इसको हम लोग कह सकते हैं कि आशा बनाम निराशा। पाया की जगह अगर हम लोग आशा लिख लें तो ये आपकी 65+ है। तो इसमें टोटल 8 स्टेजों में आपका जीवन पूरा दिखाया जाता है। तो ये सब बताने वाले आपके जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम फ्रेंड्स है आपका एरिक एरिक्सन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम है उनका? एरिक एरिक्सन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला आपका बन जाएगा। एरिक एरिक्सन महोदय ने ही आपका मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में आपका जीवन 8 चरणों में होकर गुजरता है, जिसमें आपकी जो पहली स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, जबकि जो अंतिम स्टेज है वो आशा बनाम निराशा। आगे आइए, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है विचार संबंधी आदत, भावना संबंधी आदत, नैतिक मंडल संबंधी आदत या नैतिक आदत? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावना संबंधी आदत। यानी बच्चे के अंदर जो भावनाएं हैं उनका विकास हो चुका है, वो अब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, सभी की भावनाओं को क्या करता है, सम्मान आपका देता है। आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? परिवार, शिक्षक, सहकर्मी या मित्र?
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो परिवार हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पूछा गया नहीं है। परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, लंबाई या वजन। तो विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो फ्रेंड्स आपका लंबाई या वजन नहीं होता है, ये आपके वृद्धि को ज्यादा प्रभावित करता है ना कि विकास को, जबकि ये तीनों जो चीजें हैं आपके वो विकास को प्रभावित करती हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति को निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्य एवं समाज के नियमों पर आधारित रहता है? यानी कुल मिला के कहें तो जो व्यक्ति का जो नैतिक विकास है, यानी उसका जो नैतिक विकास है वो स्वयं से ना होकर वातावरण यानी बाहरी तत्वों से निर्धारण किस अवस्था में होता है, हमसे ये कहा जा रहा है। यानी अगर किसी ने कहा है पैर छू तो आप पैर छू रहे हो, किसी ने कहा नमस्ते करो तो आप नमस्ते कर रहे हो, यानी बाहर से दिया जाने वाला आपका नैतिक विकास जो है वो किस अवस्था में आपको देखने को मिलता है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चिम पारंपरिक अवस्था या पूर्व पश्चिम पारंपरिक अवस्था। तो ऐसी तो कोई अवस्था होती नहीं, तो इसको तो पहले यहां से इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के अनुसार भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है? परिवार, विद्यालय, जनसंचार माध्यम या पत्र पत्रिकाएं? तो माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, जो बालक का विकास जो है उसकी जो भाषा विकास है वो परिवार में ही सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक एक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं करना, चिंतन या दौड़ना? तो चिंतन यानी जो फ्रेंड्स आपकी थिंकिंग है ये आपकी एक मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, जबकि आपकी प्रतिवर्ती क्रिया करना, खेलना और दौड़ना ये सभी आपकी फिजिकल है, ये सभी आपकी फिजिकल है, हमसे पूछी थी मेंटल, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी आयु में समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रतिपादित की हैं? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, तो जन्म से युवावस्था। हमने बताया था कि आपके जो एरिक एरिक्सन महोदय हैं इन्होंने बालक के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक टोटल 8 स्टेजों में बांटा, जिसमें अभी हम लोगों ने उनकी 2 स्टेजों की चर्चा की थी। आगे आइए, निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता या नैतिकता का होना? तो शैशवावस्था में बालक जो होता है उसके अंदर नैतिकता का गुण नहीं होता है। ये बताने वाले कौन है? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग महोदय कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह नैतिकता का इंजेक्शन लेके पैदा नहीं होता है। ठीक, यह नैतिकता उसे बाहरी वातावरण से प्राप्त होती है। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड वगैरह पूछा गया है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है या क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मानसिक विकास। यानी किसी चीज की संवेदना, यानी जब उस चीज को आप समझ पा रहे हो, यानी आपका जो मेंटल जो डेवलपमेंट है वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट हमारा, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है? शिक्षण, अधिगम, अभिप्रेरणा या निर्देशन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अधिगम हो जाएगा। यानी अधिगम में व्यवहार के द्वारा हम लोग संशोधन कर सकते हैं। ये क्या बताने वाले हमारे कौन थे? ये बताने वाले थे हमारे थॉर्नडाइक महोदय। उन्होंने कहा है कि अगर बच्चे से बार बार प्रयास कराया जाएगा तो वो क्या करेगा? अपने व्यवहार में संशोधन कर लेगा। उनकी इसी थ्योरी को हम लोग ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, यानी एडल्ट जो बच्चे होते हैं उनको क्या नहीं देना चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच या जिम्मेदारी उठाने के अवसर? तो किशोरों को फ्रेंड्स लालच नहीं देना चाहिए। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके
जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, विषय वस्तु का चयन या शारीरिक विकास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शारीरिक विकास हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या शरीर मन संबंधी। इसका जो प्रश्न का सही जवाब है वो है शारीरिक मन संबंधी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण, भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सामाजिक परिपक्वता हो जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्मचेतना। तो किशोरा अवस्था की जो मुख्य विशेषता है फ्रेंड्स वो आपके आत्मगौरव की भावना है, यानी बच्चे के अंदर जो आपका सेल्फ वाला मामला होता है वो आना शुरू कर देता है, यानी मैं मेरा वो समझ जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय, यहाँ पे आप उपाय कर लीजिएगा, उपाय निम्नलिखित में से कौन है? युक्तिकरण, प्रक्षेपण, शोधन या दमन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रक्षेपण, यानी वो अपना जो संवेग है वो किसी और पे निकाल देते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर जैसे आपका क्रोध किसी दूसरे व्यक्ति पे है तो आप वहां तो अपना क्रोध दिखा नहीं पा रहे हो, तो किसी छोटे व्यक्ति पे अपना क्रोध आप दिखा देते हो। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेपण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें अगर विकास की, तो विकास जो है मैंने आपको बताया है कि ये वोम टू टोम यानी जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये प्रक्रिया जो है आपके जन्म से यानी आपके गर्भावस्था, जब बालक आपके गर्भ में आता है और बालक आपके कब्र तक यानी आपके जन्म से लेके आपकी कब्र तक चलने वाली जो प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है? विकास है। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सीखना एक है मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या नैतिक प्रक्रिया। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सीखने के बारे में, तो सीखना आपका, सीखने को हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं अधिगम। और किसी भी चीज को सीखने के लिए यानी उसका अधिगम करने के लिए हमें हमारी मानसिक शक्तियों का क्या करना पड़ता है? प्रयोग करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए बन जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयासंधि काल, किशोरावस्था, शैशवावस्था या बाल्यावस्था। अगर आप बात करेंगे बालक बालिकाओं का जो समायोजन है फ्रेंड्स, ये अगर देखा जाए तो आपका 14 वर्ष जिसे हम लोग टीन एज कहते हैं ना, जो आपके 13 से लेके 18 तक जो मतलब आपके रहती है, इसमें आपको जो बालक है उसको अपने समायोजन की बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसी आपके काल को हम लोग वया संधि काल कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वया संधि काल कहते हैं। यानी आपका बाल्यावस्था, एक तरफ आकर आप बाल्यावस्था को रखेंगे, ठीक, दूसरी तरफ आप अपने किशोरा अवस्था को रखेंगे, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच में ये जो सीढ़ी आपको दिखती है इसी को हम लोग कहते हैं वया संधि काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए वाला आपका हो जाएगा। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? हमसे पूछा जा रहा है जो गैरिसन महोदय हैं उन्होंने किस विधि से अध्ययन किया था? क्षैतिज विधि, लंबात्मक विधि, सांख्यिकी विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा लंबात्मक विधि। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुछ विधियां हैं जो आपसे पूछी जाती है, जैसे जॉन डेवी की जो है वो ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आप क्या कहते हैं पेस्टोलॉजी की जो है वो ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, मिथ्या परिपक्वता यानी स्यूडो मैच्योरिटी का काल किसे कहा जाता है? पहली बात तो ये समझिए कहा किसने है, तो स्यूडो मैच्योरिटी का काल बोला है रॉस महोदय ने। किसे बोला है? आपके बाल्यावस्था को बोला है। रॉस महोदय का कहना है कि बालक जब अपनी बाल्यावस्था में होता है तो उसके अंदर किशोरा अवस्था के जो गुण हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक, ऐसे गुणों को उन्होंने क्या कहा है? मिथ्या परिपक्वता यानी झूठी परिपक्वता का काल कहा है। तो किसे कहा है? आपके बाल्यावस्था को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, एक बालक पड़ोसी
घर के में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? 24 माह, 12 माह, 10 माह या 18 माह? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो लगभग जो बालक होता है 10 माह की मतलब जो वो होती है उसकी आयु, तो वो जान जाता है कौन मेरी माँ है और कौन दूसरी की माँ है। ठीक है, यानी वो अपना पराया थोड़ा बहुत समझने लगता है किस आपके लगभग 10 माह में। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट हमारा सीखने का आदर्श काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सीखने का आदर्श काल माना गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था हो जाएगा। और सीखने का आदर्श काल जो शैशवावस्था है वो किसने कहा है? कॉर्ल और ब्रूस ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कॉर्ल और ब्रूस महोदय ने ही आपकी शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, यानी अगर कोई चीज को पसंद है तो वो वस्तु उठा लेता है। उसके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? 12 से 13 माह, 5 से 6 माह, 3 से 4 माह या 8 से 9 माह? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा 8 से 9 माह। यानी इस माह का जो बालक होता है वो वस्तुओं को पकड़ना प्रारंभ कर देता है। वस्तुओं को जो पकड़ने का गुण है उसके अंदर वो चीज आ जाती है। उसी से रिलेटेड हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी मतलब माह की आयु में बच्चे के अंदर मतलब किसी वस्तु को पकड़ने की जो गुण होती है वो आ जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 8 से 9 माह। अगला प्रश्न हमारा, बीजा अवस्था कहा गया, यानी बीज की अवस्था कौन सी है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह या जन्मजात? तो बीजा अवस्था यानी भ्रूण में जो आपका बीज होता है वो विकसित होता है आपका लगभग 0 से 2 सप्ताह तक, यानी लगभग 14 दिनों में आपका जो बीज होता है वो भ्रूण में बदल जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी पूछा जाए तो भ्रूण का कार्य मतलब कितना दिन होता है, तो 280 दिन होता है। ठीक, लगभग 9 माह। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिए, भ्रूण का कार्यकाल। तो बच्चे जन्म से मतलब जन्म से पहले बच्चे की अगर उम्र देखोगे तो लगभग 280 दिन औसतन देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बालक जब जन्म लेता है तो छोटा होता है, लगभग उसका जो वजन होता है वो 3 kg के आसपास होता है। 3 kg बोलिए चाहे आप 7 पाउंड बोलिए। ठीक, लेकिन लगभग जब वो 6 वर्ष का हो जाता है, ये 0 वर्ष की यानी जब वो पैदा हुआ है, अब वो 6 वर्ष पे है, तो आप देखते होंगे हर चीज उसकी जो है वो उसका वजन जो है लगभग वो 17 से 18 किलो हो जाता है। ठीक, उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। यही बालक जो है वो आपका लगभग बात करेंगे तो मैक्सिमम 24 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, लेकिन वही बालक धीरे धीरे क्या लगभग आपका अगर आप देखेंगे तो 70 से 80 सेंटीमीटर आपका लंबा हो जाता है। तो लगभग 3 से 4 गुना जो आपको है वो वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी आपका बन जाएगा। आगे हमारा 2 से 5 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? तो यहाँ पे बाल्यावस्था हटा दीजिए, दोबारा हो गया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो 2 से 5 वर्ष की जो उम्र है फ्रेंड्स उसको हम लोग शैशवावस्था के नाम से जानते हैं। अगर बात करेंगे जन्म से लेके 6 वर्ष तक ये आपकी शैशवावस्था चलती है। अगर आप आगे देखेंगे 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक तो ये आपकी बाल्यावस्था चलती है। अगर आप 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक देखेंगे तो ये आपकी फ्रेंड्स किशोरावस्था चलती है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से या पूर्वजों से? तो गर्भ में जो बच्चा होता है वो माँ द्वारा जो पोषण दिया जाता है उसको उसी से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी? तो खेल के मैदान में फ्रेंड्स आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। शारीरिक कैसे? जब आप अपना शरीर को, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट के खिलाड़ी हो, तो आपको बॉल फेंकने के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो आपकी एक तरीके से आपकी जो रनिंग है वो हो जाएगी। ठीक,
फिर अगर आप जैसे नहीं, अगर आप बात करेंगे धोनी की, तो उनको कैप्टन कूल बोला जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग से भी गेम खेला करते थे, यानी दिमाग से गेम खेला जाता है। जैसे कोहली जब आपके रन चेस करते हैं, तो रन चेस करते समय वो अपने दिमाग में रखते हैं कि कौन से बॉलर को कब टारगेट करना है। सामाजिक विकास कैसे है कि देखिए, अगर आप जैसे धोनी जो है वो झारखंड के खिलाड़ी हैं, जबकि आपके जो विराट कोहली है वो दिल्ली के खिलाड़ी है, रोहित शर्मा मुंबई के खिलाड़ी हैं। लेकिन ये सब जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे इनका सामाजिक विकास देखने को मिलता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बालक में संस्कारों का प्रारंभ कहाँ से होता है? विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर या खेल का मैदान? तो बालक का जो प्रारंभिक जो स्कूल होता है वो उसका क्या होता है? परिवार ही होता है। ठीक, और जो प्रथम गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? माता और पिता। ठीक, तो जो संस्कार निर्माण है वो बालक को लगभग परिवार से ही सीखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से विकास की अवस्था है गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक? तो विकास की जो अवस्था है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुणात्मक, क्योंकि विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं? गुणात्मक होते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे वृद्धि की, तो वृद्धि कैसी होती है आपकी? संख्यात्मक होती है। जहां हम पे विकास पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नवजात शिशु का भार होता है 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 9 पाउंड? तो लगभग आपका 7 पाउंड का जो होता है वो नवजात शिशु का औसतन भार होता है। कोई इससे ज्यादा होता है, कोई इससे कम होता है, लेकिन औसत की अगर बात करोगे तो लगभग 7 पाउंड आपको वजन देखने को मिलता है, यानी 2.5 केजी से लेके 3 केजी तक आपको ये वजन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड 110, 110 से 120, 81, 110, 71 से 80 या 71 से कम। तो फ्रेंड जो आपके जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, नहीं कहते हैं कि भैया का दिमाग है कि नहीं है, उस टाइप के जो बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो आपके 71 से कम होती है। बुद्धि लब्धि के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था टर्मन। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने 0 से लेके 140 तक की बुद्धि लब्धि को अलग अलग वर्गों में बांटा है। उसमें से आप सामान्य वाली जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मोस्टली जो आपके बालक होते हैं वो सामान्य बालक ही होते हैं। सामान्य बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है फ्रेंड वो लगभग आपके 91 से लेके 110, 91 से लेके 110 तक की होती है, 91 to 110। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 71 से कम वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या सन 1900? तो लगभग कहा जाता है कि सन 1900 में ही आपके शिक्षा मनोविज्ञान की जनक होती है। और ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसी विज्ञान को आपके व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्या बोला गया है? व्यवहार का विज्ञान बोला गया है। लगभग कितनी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट हमारा, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? अभी मैंने आपके बारे में बताया था। तो स्टर्न, बिनेट, टर्मन या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि के जो आपके जन्मदाता है वो आपके टर्मन महोदय है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जबकि पहला बुद्धि परीक्षण जो है वो आपके विनय साइमन ने किया था, पहला बुद्धि परीक्षण। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, सन 1905 में। लेकिन अगर बात टर्मन की करोगे तो सन 1911 में इन्होंने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था। आपने लोगों फ्रेंड फॉर्मूला पढ़ा होगा IQ बराबर, मतलब जो आपकी बुद्धि लब्धि होती है वास्तविक आपकी जो मेंटल एज होती है, मेंटल एज अपॉन आपकी रियल एज इनटू में 100। ये बुद्धि लब्धि का जो सूत्र देने वाले व्यक्ति थे वो भी आपके टर्मन ही महोदय थे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी एक चीज हम लोगों को कंफ्यूज कर दी जाती है, एक फॉर्मूला और होता है IQ बराबर मेंटल एज अपॉन रियल एज। ये फॉर्मूला देने वाले व्यक्ति जो थे वो आपके ऑप्शन नंबर जो 1 लिखा है स्टर्न, वो थे। इसमें जब 100 लगा दिया जाता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके किसका? टर्मन महोदय का। नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, शरीर का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान? अभी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक मनोविज्ञान जो लगभग 1900 आपके ईस्वी से शुरू होता है वो आपका एक प्रकार का व्यवहार का विज्ञान है। इसमें जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है वो आपके जेबी वॉटसन का निकल के आता है। ठीक, पूछा जाता है कि जेबी वॉटसन किस प्रकार के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम नहीं है? यानी अगर किसी बच्चे के अंदर आपको
क्रिएटिविटी देखनी है तो आप इनमें से कौन सा एक जो है वो चूज नहीं करोगे। वार्तालाप कौशल बिल्कुल चूज करोगे, सभी बच्चे अपनी अपनी बात रखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न ये नहीं आप चूज करोगे, क्यों? क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होता है। ऐसे उत्तर तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, चाहे वो जड़ बुद्धि हो, ठीक, चाहे वो आपका प्रतिभाशाली बुद्धि हो। तो ऐसे वाले में क्या होता है आपका, आप किसी बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसे जान नहीं पाओगे। परियोजना कार्य बिल्कुल सभी बच्चों को अलग अलग कार्य देखोगे तो आप देखोगे कि कौन से बच्चे ने कार्य आपका अच्छा किया है। मौखिक प्रश्न बच्चा क्या होगा, अगर कोई चीज बनाकर बताएगा, यानी कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसे मान लो दिल्ली का वर्णन किया है, तो अगर वो दिल्ली गया होगा तो अपने शब्दों में वर्णन करेगा, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ में ऐसा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं है? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति या अनुकूल? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो प्रतिरोध। ठीक, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस, यानी अगर रेजिस्टेंस अगर बात करेंगे मतलब किसी चीज का विरोध करना, यहाँ पे क्या है, किसी चीज का विरोध करना, तो इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या इन सभी से? तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरुआत होती है आपके परिवार से। ठीक, आपकी परिवार से शुरू होती है और आगे जाके मिलती कहाँ है, आपके विद्यालय, यानी शुरुआत तो यहां से होती है, लेकिन सामाजिकरण की जो प्रक्रिया परिपक्व होती है वो आपके विद्यालय से होती है। नेक्स्ट हमारा, शिक्षक का ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या अध्यापन विषय बाल मनोविज्ञान का? तो अपने उसके जो विषय है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, साथ में उसको उस चीज को पढ़ाना कैसे, यानी बाल मनोविज्ञान का भी उसको गुण होना चाहिए। यानी सेकंड स्टैंडर्ड में अगर वो मतलब बालक पढ़ रहा है तो उसे थर्ड स्टैंडर्ड की बुक उसे नहीं पढ़ानी है, चीज आप ध्यान रखिएगा। तो उसे बाल मनोविज्ञान के बारे में भी बताना पड़ेगा। जैसे एक होती है ना प्रयोगात्मक विधि, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल कहते हैं, तो आप इस विधि से बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अगर कोई बच्चा केजी का है तो आप इस विधि से आप उसे नहीं पढ़ा सकते। तो यही बाल मनोविज्ञान सिखाता है कि सीखना कैसे है और बच्चे को सिखाना कैसे है, सीखना कैसे है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान यही कहता है कि कोई भी बालक हो वो अपने आप में कैसा होता है, विशिष्ट होता है, यानी सभी बालक जो है अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक बालक, हर एक बालक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों को निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या ये सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। इसीलिए जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है वो भी इसी पे आपके जोर डालती है, जिसे हम लोग कहते हैं करके सीखना। यानी जब आप कोई चीज करके सीखोगे तो वो आपका सीखा गया ज्ञान हमेशा कैसा होगा, स्थायी होगा। ठीक, स्थायी होगा और लंबे समय तक वो ज्ञान आपका चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक? तो वाइगोस्की का सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो वाइगोस्की जो है वो आपके बल भी देते हैं किस चीज पे, बच्चे के सामाजिक करण पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उनका कहना है कि बच्चे सीखते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD से। ठीक, सिखाने वाला कौन होता है? मोर नॉलेजेबल अदर। और इसी प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा है? पाड़ या ढांचा, जिसे हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? मैकडूगल, टर्मन, थांडाइक या बर्ड? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत या प्रमाणवादिक सिद्धांत के जो आपके क्या कहते हैं प्रतिपादक हैं, उनका नाम है थांडाइक। ठीक, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ रहा है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होती है, बच्चों की सीखने में माता पिता की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, या अग्रोन्मुखी, या तटस्थ? तो अगर कोई बच्चा सीख रहा है
उसके माता पिता को हमेशा उसका सकारात्मक रहना पड़ेगा। अब वो सकारात्मक कैसे रह सकते हैं? जब वो बच्चे से आगे आगे रहेंगे तो उनको किसी भी समस्या के लिए, किसी भी जानकारी के लिए बच्चे से आगे रहना पड़ेगा कि हमारा बच्चा इस समय ऐसी मतलब असुविधा में आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत? तो आपके एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है फ्रेंड सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, हमारे मस्तिष्क को उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। किसने? हमारे एक सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने क्या कहा है, एक मस्तिष्क का भाग होता है इदम, एक होता है अहम और एक होता है आपका पराहम। ठीक, इन्होंने हमारे मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने क्या कहा है, इदम में हमारी वो सभी इच्छाएं हैं दमित, यानी जो कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। अहम में हमारी वो इच्छाएं हैं जो हम लोग कार्य करते हैं, यानी हमारे अच्छे कार्य किए गए। और पराहम क्या है? पराहम बिल्कुल आदर्शवादी है। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो सिगमंड फ्रायड को बोला क्या जाता है? तो इन्हें बोला जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक या पिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इदम, अहम और पराहम। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं किस चीज में? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या वृद्धि एवं विकासों के सिद्धांत में। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो हो जाएगा आपके विकास की दर में। यानी विकास की दर कैसे है? जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 बालक हैं तो जन्म मतलब दोनों 0 वर्ष के हैं, लेकिन 6 वर्ष के बाद क्या होता है, एक व्यक्ति वही लंबा हो जाता है, वही एक व्यक्ति की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ पाती है। मान लीजिए अभी दोनों ये सेम एज के थे, यानी सेम ग्रुप के थे, लेकिन 6 वर्ष बाद ये वाला जो बालक था वो अधिक लंबाई हो गई, लेकिन इस बालक की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं हो पाई। तो ये क्या है, उनकी विकास की जो दर थी वो भिन्न भिन्न थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना? तो सूक्ष्म गतिज कौशल जो होते हैं उसमें हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन उसका एक उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका फुदकना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्सरी के कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी एक विषय वस्तु सबसे अच्छी है? यानी अगर आपको नर्सरी के बच्चे को सिखानी है कोई चीज तो निम्न में से किस टॉपिक से आप शुरुआत करोगे? मेरा परिवार, मेरे प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या मेरा पड़ोसी? तो आपने देखा होगा, अगर कभी आपने जीके की बुक या छोटे बच्चे की एसएसटी की बुक देखी होगी तो उसमें आपको पहला जो टॉपिक मिलता है वो हमेशा मिलता है माई फैमिली, है ना। मतलब आपकी फैमिली में पापा का नाम, माँ का नाम, नानी का नाम, दादी का नाम, बाबा का नाम, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो पहले आप उसे मेरा परिवार ही सिखाओगे। नेक्स्ट है हमारा, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये लाइन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे आता है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। तो उत्तेजित से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आप इस चीज को उत्तेजित से रिलेटेड कर सकते हो। चलो ऑप्शन देख लेते हैं, पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रॉस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके वुडवर्थ महोदय हो जाएंगे। अब देखिए, यानी जब बच्चा क्या लेता है, बर्थ लेता है, यानी जन्म लेता है, तो बहुत ज्यादा कैसा होता है, उत्तेजित होता है, यानी हाथ पैर अपने क्या कर लेता है, हिलाता डुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम, संकेत, वाक्य या रूपम? तो स्वनिम, स्वनिम का मतलब यहाँ पे है फ्रेंड ध्वनि। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, स्वनिम की जगह कभी कभी ध्वनि भी लिख देते हैं। तो भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है उसका नाम क्या है? ध्वनि है। लेकिन वही अगर आप लिखित भाषा की बात करेंगे, लिखित भाषा में बात करेंगे तो वहां जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी क्या है? वर्ण है। ठीक, लेकिन मौखिक यहाँ पे पूछा गया था मौखिक में, तो ये आप स्वनिम या ध्वनि को ध्यान रख सकते हैं। अगला है हमारा, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या किशोरावस्था के प्रारंभ में? तो फ्रेंड, जो बालिकाएं होती हैं ये लगभग आपके 6 वर्ष से लेकर
6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक आपके बालकों से ज्यादा तेज बढ़ती है। लगभग वही आपकी जो किशोरा अवस्था आपको देखने को मिलेगी, तो किशोरा अवस्था के प्रारंभ में आपको देखने को मिलेगा कि जो बालिकाएं हैं वो बालक से लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर जो है वो बड़ी रहती है। लेकिन बाद में पुनः किशोरावस्था में क्या होता है कि बालकों की लंबाई बालिकाओं से ज्यादा हो जाती है। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई ज्यादा हो जाती है, तो फ्रेंड इसका मैंने आपको बताया ना 6 से 12 वर्ष तक बढ़ती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी, यानी किस अवस्था में बच्चा जो है वो दिवा स्वप्न देखता है। ठीक, तो जो आपकी किशोरा अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, खोया खोया रहता है ना। आप लोगों ने गाना सुना होगा कि खोया खोया रहता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विकास केवल एक ही ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या वर्तुलाकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका वर्तुलाकार हो जाएगा, यानी आपका विकास जो है वो एक और ना होकर चारों तरफ होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये आपका कौन सा विकास का सिद्धांत है, वर्तुलाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय शिशु होता है, शिशु रोता है, माफ कीजिएगा, शिशु रोता है, होता नहीं, क्यों रोता है, भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या भूख के कारण। तो जन्म के समय जो बालक रोता है वो अपने वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है, यानी इसको अगर एक जगह से उठा के दूसरी जगह बैठा लो तो वो रोना शुरू कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन को प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश करवाए, 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने नर चिंपांजी में फ्रेंड्स स्त्री के जो हार्मोन थे उन्हें आपको क्या किया था, प्रवेश कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है, योगफल, शेषफल, गुणनफल या भागफल। बालक का जो विकास है वंशानुक्रम और वातावरण का फ्रेंड्स गुणनफल है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो बालक के होते हैं अस्थायी दांत और कुछ होते हैं आपके स्थायी दांत। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जन्म से लेके आपके 6 वर्ष तक बालक के 20 जो दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो टूट जाते हैं, और 12 दांत इसके बाद में आते हैं जो स्थायी होते हैं। तो टोटल दांत कितने हो गए, 32। लेकिन हमसे पूछा अस्थायी दांत, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है, शुक्राणु और अंडाणु से, डीएनए और आरएनए से, गुणसूत्र और जीन से, या सूत्र विभाजन और अंतःसूत्रण से। तो आपका वंशानुक्रम का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपका सी ऑप्शन नंबर, यानी आपके गुणसूत्र और आपके जीन से संबंधित रहता है। नेक्स्ट है हमारा, आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन है, कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या कोष शरीर। तो आनुवंशिकता के अभी मैंने बताया आपको वास्तविक निर्धारण होते हैं गुणसूत्र और जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, ये किशोरावस्था। अभी मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि किशोरावस्था में बालक जो होता है वो दिवा स्वप्न में ज्यादा खोया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी है, यानी जब बच्चे को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कौन सा संवेग आपके देखने को मिलता है। तो क्रोध के साथ फ्रेंड आपका जो युत्सा होता है, युत्सा मूल प्रवृत्ति, ये क्रोध आपकी एक मूल प्रवृत्ति है और युत्सा आपका एक संवेग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है, हल, हरलॉक, स्टेनले हॉल या गैसल। तो ये कथन देने वाले महोदय हैं आपके हरलॉक महोदया। ये ध्यान रखिएगा, हरलॉक जो है ये आपकी महोदया है, महोदय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन क्या है, प्राकृतिक अवलोकन है, साहित्यिक अध्ययन है, टेलीविजन है या खेलकूद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो प्राकृतिक अवलोकन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है अधिक,
अत्यधिक, बहुत कम या कम। तो जन्म के समय बालक की जो आपकी स्मरण शक्ति होती है बहुत कम होती है, क्योंकि अभी बच्चे का जो मानसिक विकास है वो शुरुआत नहीं हो पाया है। लगभग 16 वर्ष की उम्र में जाकर आपके मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आत्म गौरव की जो भावना होती है वो सर्वाधिक कब पाई जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 13 से 19 वर्ष तक। अगर आप बात करेंगे फ्रेंड्स आत्म गौरव की, तो ये जो आत्म गौरव है ये बच्चे के अंदर किशोरावस्था में आता है। किस अवस्था में आता है? किशोरावस्था में आता है। और किशोरावस्था की जो उम्र होती है फ्रेंड्स वो 12 से 18 वर्ष की होती है। अब इससे रिलेटेड मैच ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, चरित्र निर्माण में निम्नलिखित कारक सहायक नहीं है? आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश। तो चरित्र निर्माण में फ्रेंड्स आपकी अगर हम बात करें तो जो आपकी निर्देश है ये सहायक नहीं होता है, जबकि आदत, इच्छा और अनुकरण ये तीनों होते हैं, लेकिन आपके ये नहीं होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक। अगर बात करें फ्रेंड्स बाल्यकाल की, तो बाल्यकाल की जो उम्र होती है फ्रेंड्स वो आपके 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जिस आयु काल में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है वह कौन सी है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। अगर बात करेंगे आप मानसिक आयु की, तो बच्चे की जो मानसिक आयु होती है वो 16 वर्ष की उम्र में बिल्कुल 100% हो जाती है। उसके बाद उसका मानसिक विकास नहीं होता है, लेकिन लगभग यहाँ पे बात की गई है, तो आप 14 आंसर इसका बना सकते हैं। यानी 14 वर्ष की उम्र तक बच्चे की जो मानसिक आयु है वो लगभग आपकी पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? जरा आप नहीं को ध्यान रखिएगा कि नहीं पूछे गए हैं। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो है। अगला है आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी आपके हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये आपका नेगेटिव दे रहा है, यानी ज्यादा ही आपको विनीत नहीं होना है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य की नहीं है। अगला आपका स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये तो है, तो आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारा, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करता है। यानी किस अवस्था की बात हो रही है, किस अवस्था में बालक जो है वो अपने साथी जीवनों के साथ रहना चाहता है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं। इसी गैंग एज की जब लास्ट लिमिट आती है लगभग 12 वर्ष, मतलब 11 से लेके 12 वर्ष, जो आपका पूर्व किशोर अवस्था की जो उम्र होती है, यहाँ पे बालक के अंदर क्या आता है कि अपने साथियों के साथ वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, यानी गैंग का एक्टिव सदस्य वो बन जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं, तो शैशव में बच्चे के जो क्रियाकलाप होते हैं फ्रेंड वो मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। अगर बात करेंगे विकास का, तो विकास में आपका सम्मिलित रहता है परिपक्वता, यानी जब आपका डेवलपमेंट होता है तो आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। और जैसे ही आपका उद्दीपन है, तो उद्दीपन में आपका संबंधित है आपकी प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं फ्रेंड्स अनुक्रिया। ये ध्यान रखिएगा कि उद्दीपन का वही संबंध है अनुक्रिया से, यानी स्टिमुलस जो आपका होता है, स्टिमुलस का संबंध किससे है, आपके रिएक्शन से या एक्शन से। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी वाला आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है? खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का बहुत महत्व है। अब कैसे, अगर सामाजिक विकास को आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे विभिन्न मान लीजिए एक बच्चा किसी और मोहल्ले का है, दूसरा बच्चा किसी और मोहल्ले का है, लेकिन वो दोनों जब एक साथ खेलते हैं एक टीम के लिए, तो उनका जो विचार है वो मैच खाते हैं और उनका सामाजिक स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो खेल का हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा ही महत्व है।
इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, हमसे ये पूछा गया। क्या भाषा विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास संबंधित है, नैतिक विकास संबंधित है, तो सामाजिक विकास संबंधित है। अगर बात करेंगे आप भाषा विकास से, तो इसके जो वैज्ञानिक है वो फ्रेंड्स आपके नोम चॉम्स्की है। ठीक, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पियाजे महोदय आपके हैं, जबकि नैतिक विकास के आपके कोहलबर्ग महोदय है, लॉरेंस कोहलबर्ग। और वही अगर आप सामाजिक विकास को देखेंगे तो सामाजिक विकास के आपके प्रतिपादक हैं फ्रेंड्स वाइगॉस्की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, था, छा, फा ध्वनियां है, तो ये सभी क्या है? आपकी स्वनिम है। ये भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम, मैंने आपको बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, जिसको हम लोग ध्वनि भी कहते हैं। वही अगर आप लिखित भाषा की बात करेंगे तो लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ण। तो ये चीज आप अंतर रखिएगा, यहाँ पे स्वनिम, यहाँ पे वर्ण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए वाला बन जाएगा। अगला है, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी? यानी बालक जब अमूर्त की जगह मूर्त से सोचे, यानी जो ठोस है उसी के बारे में सोचे, तो ये अवस्था जो है फ्रेंड वो आपकी 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक की होती है। तो ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो लगभग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का एक निर्धारित तत्व नहीं है? ठीक, नहीं को ध्यान रखिएगा। सामाजिक संचरण, संतुलिनीकरण, अनुभव, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सामाजिक संचरण फ्रेंड है ये आपके वाइगॉस्की के सिद्धांत में आता है, ना कि आपके पियाजे के सिद्धांत में। जबकि आपका अनुभव और संतुलीकरण ये दोनों पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग सामाजिक वाला है जो पियाजे में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे कहते हैं विभेदात्मक प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शून्य प्रशिक्षण अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। इसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं अपना शून्य अंतरण, यानी जब आपका एक सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे ज्ञान में बाधा नहीं देता है। जैसे इतिहास का जो ज्ञान है फ्रेंड उसका मैथ से कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी एक जगह पे सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरी जगह में काम ही नहीं आता है, यानी ना किसी प्रकार का सकारात्मक न ऋणात्मक प्रभाव नहीं देता है, तो ये आपका शून्य अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, या कैली को? अगर बात करेंगे आप पियाजे महोदय के, तो पियाजे का जो फ्रेंड संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि है आपका अवस्था विकास का सिद्धांत, यानी अवस्था विकास का सिद्धांत। इसी अवस्था विकास को सिद्धांत को और शब्दों में कहा जाता है विकासात्मक सिद्धांत। तो विकासात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बालक के आयु के अकॉर्डिंग, यानी उसके आयु के अकॉर्डिंग उसको 4 स्तरों में बांटा गया है। संवेदी स्तर, पूर्व मूर्त स्तर, मूर्त स्तर और औपचारिक या अमूर्त स्तर, इतने स्तरों में उसको बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जीन पियाजे आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगली स्क्रीन पे आपकी, बालक की अभिवृद्धि और जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन किसका है? यानी जो बालक की अभिवृद्धि है वो उसके जैविकी नियम के अनुसार होती है। क्या वीपी सिंह का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, क्रो गैमन का है, या गैसल का है? तो यह जो फ्रेंड्स आपका कथन है ये क्रोगमैन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जो मानव का सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या है? वंश, परंपरा, वातावरण, उक्त दोनों, या दोनों ही नहीं? तो हमसे पूछा गया सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है, तो अगर सबसे अधिक की बात करेंगे फ्रेंड तो आपका जो वातावरण है ये आपके क्या करता है, ज्यादा प्रभावित करता है आपके परमवंशानुक्रम से ज्यादा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी फॉर बॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स लगभग हम लोग 170 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और हमारे थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बिना शेयर किए वीडियो को मत जाने दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा। हर क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था किसने? डार्विन ने, मेंडल ने, रूसो ने, या लॉक ने? तो
पैतृक गुणों के जो हस्तांतरण का नियम है फ्रेंड्स, ये आपके डार्विन महोदय जो सॉरी माफ कीजिएगा, जो मेंडल महोदय हैं, इन्होंने आपके बताया। मेंडल ने जो चूहे पे प्रयोग किया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें ये चीज बता के रखी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, यानी कौन एक मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीवी, वॉटसन, हल या स्किनर। अगर हम फ्रेंड देखेंगे तो जो जॉन डीवी है ये आपके एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, ये आपके एक शिक्षाविद थे। शिक्षा मतलब ये आपके एक दार्शनिक टाइप के आप कह सकते हो वे थे, ये आपके बाल मनोवैज्ञानिक नहीं थे। जबकि वॉटसन, क्लार्क हल और स्किनर ये तीनों आपके बाल मनोवैज्ञानिक हैं, यानी जिन्होंने आपके कुछ ना कुछ बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है? आत्मनिर्भर, मित्र मंडली या समूह का निर्माण, स्वतंत्र होना या उपयुक्त सभी। उत्तर बाल्यावस्था की जो आपकी विशेषताएं हैं वो तीनों है। बच्चा इसमें आत्मनिर्भर भी होता है, मित्र मंडली या समूह का निर्माण भी करता है, स्वतंत्र भी होता है और भी चीजें आपके देखने को मिलती है। हमने आपको बताया था एक गैंग एज होती है इनकी, इसी एज में एक ग्रुप में ये काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वनीय भूमिका है या आकर्षक भूमिका है? तो व्यक्ति एवं बुद्धि में आपके जो फ्रेंड बात करें वंशानुक्रम की, तो इसकी भूमिका जो है ये नाम मात्र की है। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ये आपके वातावरण से डिसाइड होगी। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके पिता आईएएस हैं तो आपके अंदर भी वही बुद्धि आईएएस वाली आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपका वातावरण से बुद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है, ना कि आपके वंशानुक्रम से। अगला प्रश्न है हमारा, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जातिवाद, आनुवंशिकता, वातावरण या विद्यालय? तो वातावरण का जो होता है फ्रेंड, इसका बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, योगदान होता है बालक के सामाजिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो अगर बात करेंगे फ्रेंड बाल्यावस्था में बालिकों और बालक जो है वो अलग अलग दिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड बी फॉर बॉल आपका हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना या उपयुक्त सभी? तो भाषा विकास के विभिन्न अंगों में से कौन सा एक है? अगर हम बात करें तो फ्रेंड आपके सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी अक्षर ज्ञान भी भाषा विज्ञान में जरूरी है, सुनकर समझना भी, और वैसे ही ध्वनि उत्पन्न करना। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैमार्क ने अध्ययन किया था? तो जो आपके फ्रेंड आपके एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लैमार्क। लैमार्क ने किस पे अध्ययन किया था? स्कूल पे, वातावरण पे, समाज पे या वंशानुक्रम में? तो लैमार्क ने फ्रेंड आपके वंशानुक्रम पे अध्ययन किया था, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक अवांछनीय, ये ध्यान रखिएगा, अवांछनीय मतलब निगेटिव सेंस देता है, संवेग है? प्रेम, दगा, घृणा या आश्चर्य? तो अवांछनीय जो नहीं होना चाहिए लोगों के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा फ्रेंड दगा, यानी दगा जो है जिसे हम लोग धोखा कहते हैं वो नहीं होना चाहिए, ये आपका निगेटिव है। नेक्स्ट है आपका, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय या उपयुक्त सभी? तो बालक के विकास को फ्रेंड आपके तीनों चीजें प्रभावित करते हैं। अब कुछ लोग लग रहा होगा खाली समय, तो आपने सुना होगा कहा जाता है खाली जो आपका दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है, यानी जब बालक खाली होगा तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, जिसके से कभी कभी गलती भी हो जाती है, उन गलतियों से उसका विकास भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पिनियल ग्रंथि? तो जो फ्रेंड आपकी जो पिनियल ग्रंथि होती है ये व्यक्ति के लैंगिक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब इस ग्रंथि का विकास सही से नहीं हो पाता है तो व्यक्ति के लैंगिक विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या पढ़ने से? तो आपके अतिरिक्त शक्ति का जो सिद्धांत है फ्रेंड वो आपको खेल से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला बच्चे के लिए जो निर्देशन केंद्र था वो किसने खोला था? प्लेटो ने, विलियम हिली ने, डार्विन ने या
रूसो ने। तो प्रथम जो आपका बाल निर्देशन केंद्र था फ्रेंड, ये खोला गया था आपके विलियम हिली के द्वारा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा प्रश्न को, नया प्रश्न है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पे, तो गलत हो जाएगा। विषय सामग्री के रहने पर, यह भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पे, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके संरचनात्मक आपका जो होता है उस पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, या उपयुक्त सभी। तो इसमें बात करें तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है फ्रेंड, वो आपके विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा के क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, या किस और संकलन करता है? सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, या सीखने को आकलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा सीखने को आकलन। यानी जो आपने सीखा है उस चीज का क्या किया जाता है? आपका आकलन किया जाता है। यानी उसी से रिलेटेड आपको हो सकता है कोई फाइल बनाने को दे दी जाए, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाए, जिससे ये समझ आता है कि जो आप क्षेत्रीय भ्रमण पे गए थे वहां पे आपने क्या सीखा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो को शेयर करते चलिएगा फ्रेंड्स। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, यानी सबसे जटिल समाजीकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान, पूरे बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या व्यक्ति के पूरे जीवन में? अब आप लोग खुद इसका आंसर समझ गए होंगे कि सबसे जो कठिन आपका होता है फ्रेंड, वो आपको देखने को मिलता है आपके किशोरावस्था के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड ए वाला बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया किशोरावस्था के दौरान, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। यानी सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकन व्यवहार पर आधारित है, कौन सा है? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, या संज्ञानवादी। तो इस तरीके के आपके विज्ञान को हम लोग व्यवहारवादी कहते हैं। ठीक, 19वीं शताब्दी से आपका बाल मनोविज्ञान जो है व्यवहारवादी पे ही आपका निर्भर है। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से फ्रेंड्स जो विकास की दर होती है इनसे भिन्न भिन्न होते हैं। इस क्वेश्चन की मैंने चर्चा आपसे पहले भी कर रखी है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी की जो विकास दर होती है वो अलग अलग होती है। अगला प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो मैंने आपको बता रखी हैं 4 अवस्थाएं हैं, जिनमें से पहली अवस्था आती है संवेदी, दूसरी है आपकी है पूर्व मूर्त, तीसरी फ्रेंड आपकी मूर्त, और चौथी है आपकी अमूर्त। ठीक, संवेदी की बात करेंगे तो या जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व मूर्त की बात करेंगे 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त की बात करेंगे 7 से 11 वर्ष तक, अमूर्त की बात करेंगे तो 11 से लगभग 15 वर्ष तक। तो आपको कितनी स्टेटस देखने को मिल रही है? 4। तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका 4 नंबर इसका हो जाएगा, यानी जो आपका बी ऑप्शन है वो बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला है, विग एवं हिट के अनुसार की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए फ्रेंड, परिवर्तन शब्द भी आ रहा है और आपके अपने YouTube चैनल का नाम भी परिवर्तन है। ठीक, तो ये फ्रेंड आपको मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि अगर आपको किशोरावस्था को एक शब्द में बताना है तो आप उसको बता सकते हो सिर्फ परिवर्तन से। परिवर्तन किस किस चीज में? उसके शारीरिक अंगों में परिवर्तन होता है, उसके सामाजिक में होता है और मनोवैज्ञानिक में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी लॉरेंस जो कोहलबर्ग है वो किस चीज के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसका नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला आपका बन जाएगा। अगला है, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, सीखने के, चरित्र के, या सभी के। तो आपके कक्षा में बच्चा अलग अलग विषयों में सीखने के, रुचियों के और चरित्र के अलग अलग आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला आपका
बन जाएगा। अगला है, कौन सा सीखना स्थायी होता है, रटकर, समझकर, सुनकर या देखकर। तो बच्चा जब कोई चीज समझकर सीखता है यानी तो वो उसका जो सीखने का जो गुण है वो ज्यादा देर तक स्थायी रहता है। अगला हमारा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, यानी औपचारिक की बात करें फ्रेंड, औपचारिक बोलिए या इसको आप अमूर्त बोलिए। अब आप समझ गए होंगे ये आपकी चौथी अवस्था है, लगभग 11 वर्ष के बाद से शुरू होती है। नेक्स्ट है हमारा भाषा अवबोधन से संबंध विकास है, पठन वैकल्प, वाक संबंध रोग, भाषाघात या चालाघात, यानी डिसलेक्सिया, एस्पीसिया, अफेजिया या एफ्रेक्सिया। तो जब कोई बच्चा आपका सही से किसी चीज को व्यक्त नहीं कर पाता है या बोल नहीं पाता है तो इस चीज को हम लोग फ्रेंड डिसलेक्सिया कहते हैं, और ये बहुत बार आपका पूछा जाता है। अगला है हमारा हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, यानी जो आपकी मौलिक दुश्चिंता है ये आपको कब देखने को मिलती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयावस्था या वृद्धावस्था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका बन जाएगा बाल्यावस्था। नहीं, बाल्यावस्था में बालक जो है वो बहुत ज्यादा आपको चिंतित देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसने परिभाषित किया है, थॉर्नडाइक ने परिभाषित किया है, सार्टन ने परिभाषित किया है, हल ने परिभाषित किया है या शेरमैन ने परिभाषित किया है। तो इसको फ्रेंड्स परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है शार्टेन। अगला आपका है ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, मॉन्टेसरी, सोंगविन, बर्क या बीनेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास में क्या दिया था, बल दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए वाला बन जाएगा। अगला है जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसने परिभाषित किया है, थॉर्नडाइक, सार्टेन, हल या शेरमैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका सार्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखिएगा, अभी मैंने इसको आंसर का बताया था मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पियाजे के अनुसार 4 माह से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, हाथ मुंह संवेदन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रियाएं या बोलना शुरू करने। तो 4 माह से लेके 8 माह का जो बालक होता है फ्रेंड वो आपके जो आंख हाथ संबंधन है इनमें थोड़ी बहुत जो रुचि है वो अपनी बना लेता है, यानी इन दोनों को एक साथ काम करना शुरू कर देता है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है, स्टेनले हॉल, प्रियर, बॉस या बाउटन। तो बाल अध्ययन के जो पिता है फ्रेंड मैंने आपको बताया था स्टेनले हॉल को कहा जाता है। लगभग 18वीं शताब्दी के आसपास स्टेनले हॉल क्या करते हैं, बालकों के मनोविज्ञान के लिए एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। उस प्रश्नावली के अकॉर्डिंग ये बालकों को क्या करते हैं, निर्देशन और बालकों को आगे बढ़ाने की शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, स्टेनले हॉल को आपके बाल मनोविज्ञान या बाल अध्ययन का पिता के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल कौन सी है, यानी जब कोई बच्चा नवजात होता है उसके स्वास्थ्य को जानने के लिए किस मापनी का प्रयोग किया जाता है, TAT, APJAR स्केल या WISC स्केल या TTCT स्केल। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो WISC यानी वेस्लर इंटेलिजेंट स्केल फॉर आपके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, ठीक, फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर चिल्ड्रन, यानी वेस्लर W से क्या हो जाएगा आपका वेस्लर, I से हो जाएगा इंटेलिजेंस, S से स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला हमारा शरीर के किस भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाले शारीरिक वृद्धि को क्या कहा जाता है, यानी जो आपका विकास सिर से पैर की ओर चलता है उसको क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था उसको कहा जाता है मस्तकाधो मुखी, ठीक। तो सिर से लेके पैर तक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका सिर पदानुमुख अनुक्रम। नेक्स्ट है हमारा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जो अनुत्क्रमणीयता दिखाती है, संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक या औपचारिक
संक्रियात्मक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। यानी अनुक्रमिक बात हो रही है इरिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा जो है वो चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता है, ठीक है। यानी उसे पलटावी जो बोलते हैं ना, उसे अपलटावी का गुण उसके अंदर हावी, उसे पलटना नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाले प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व। इसको फ्रेंड कहा है उन्होंने जीववाद या सजीव चिंतन। इंग्लिश में इसको हम लोग बोले तो इन्हीं को क्या है, एनिमिज्म कहा है। यानी गुड़िया को खाना खिलाना, ठीक है ना, अपने साथ सुलाना, ये सब बच्चों के अंदर क्या आता है, निर्जीव वस्तुओं के अंदर सजीव चिंतन को देखना। अगला हमारा है, बालकों के सर्वात्मोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय कौन सा है? खेल का विद्यालय, समुदाय, प्राकृतिक जगत या प्रयोगशाला। तो बच्चों के सर्वाधिक विकास के लिए खेल का जो मैदान है वो बहुत ज्यादा उत्तरदायी होता है। खेल के मैदान में ही उसका सामाजिक, शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास देखने को मिलता है। अगला है हमारा, बालक के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण दोनों या शिक्षा। तो अगर इसकी बात करें फ्रेंड तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरण। जब भी पूछा जाए कि ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है तो वातावरण, ठीक। लेकिन जब ये पूछा जाए कि बालक के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है तब ऑप्शन नंबर आप सी लगाओगे, लेकिन अभी ऑप्शन नंबर आप बी लगाओगे क्योंकि हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, अनुकूलन, समायोजन या आत्मीकरण, या अनुकूलन, आत्मीकरण या समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी पहले किसी चीज को आप आत्मीकरण करोगे यानी धारण करोगे, धारण करने के बाद उसके साथ आप समायोजन करोगे, जब आपका समायोजन हो जाएगा तो साथ में आपका अनुकूलन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन या साम्य धारणा। तो पियाजे के सिद्धांत में फ्रेंड्स आपका पूर्व ज्ञान जो शब्द है ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है आपका, मैडम मांटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल दिया था। संवेगों के संशोधन पर, ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, या विद्यालय के घर में विकल्प बनाने पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पियाजे के अनुसार मूल संक्रियात्मक का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष से 15 वर्ष। तो आपको मैंने बता रखा है फ्रेंड मूल संक्रियात्मक आपके 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अगला है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या उपयुक्त सभी। तो बच्चे के जो मानसिक रूप से वो प्रभावित होता है इसका कारण होता है परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस का वातावरण। यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक वातावरण उसको क्या करता है, जो प्रभावित करता है तो बच्चे का आपका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप क्या है? साक्षरता, अवलोकन, प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। यानी जब बच्चों की क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक दक्षता का आकलन किया जाएगा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है तो अवलोकन, यानी उसका किस तरीके से उस चीज के बारे में ऑब्जर्वेशन किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि यानी 120 है। रमेश की भी 120 है और अंकित की भी 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की आयु कितनी होगी? अब देखिए इसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? हमें हमारा आईक्यू लेवल दे रखा है, हमें पता है आईक्यू लेवल किसके बराबर होता है, आपका मेंटल एज अपॉन उसकी रियल एज यानी वास्तविक उम्र, और गुणे में क्या लगाते हैं 100। अब हमको देखो रमेश की बता के रखी है और अंकित की दे रखी है, तो अंकित और रमेश की दोनों की बराबरी आईक्यू है तो 120 हो गया उनका आईक्यू, ठीक। अंकित की जो रियल एज है वो कितनी है 12, और अंकित की हम लोगों को मेंटल एज नहीं दे रखी है तो मेंटल एज हम लोग निकाल लेंगे। और बोला है रमेश जो है वो आपका अंकित से 2 वर्ष छोटा है। चलिए तो अब देखिए ऐसे ही हम लोग इस चीज को निकाल सकते हैं, इसको लगाने की मुझे लगता है जरूरत है ही नहीं। इस लाइन पे अगर आप जोड़ डालेंगे तो रमेश जो है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है
और अंकित की उम्र हम लोगों को दे रखी है, तो इसमें लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमसे मेंटल एज पूछी गई है। तो देखिए मेंटल एज का आपकी आसानी से निकल आएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो आपका 12 वर्ष हो जाएगा। हालांकि छोटा है, लेकिन अगर आप देखें अंकित की जो उम्र है वो 12 वर्ष है, रमेश 2 वर्ष छोटा है, तो कितनी हो गई 10 वर्ष हो गई। अब आप रख लीजिए रियल एज कितनी हो गई अंकित की 10 वर्ष। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा देखिएगा इस क्वेश्चन को। अंकित की जो रियल एज है, अंकित की रियल एज कितनी है 12, रमेश अंकित से 2 साल छोटा है, तो रमेश की रियल एज कितनी हो गई 10 हो गई। ठीक, लेकिन हमसे पूछा क्या है रमेश की मानसिक आयु। तो देखिए हमको आईक्यू लेवल बता के रखा है कितना 120। अब हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, आईक्यू लेवल बराबर होता है आपका मेंटल एज अपॉन में आपका रियल एज इंटू में 100। चलिए मेंटल एज हो गया आपकी, आईक्यू हो गया 120, मेंटल एज हमको निकालना है, रियल एज हमको 10 दे रखी है इंटू में 100, तो ये 10 से 10 टाइम कट गया, ये 10 से 0 कट गया, तो मेंटल एज आपकी फ्रेंड्स कितनी आ गई 12 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी वाला आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक या शिक्षक। तो सीखने की जो परिघटना होती है फ्रेंड, इसमें आपका जो शिक्षक होता है वो आपका आवश्यक घटक नहीं होता है। चलिए आगे हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि आपेक्षिक व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, वाद अनुबंधन, ऑपरेट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन। अगर अब हम बात करें, लिखा है यहाँ पे एक बात लिखी है कि प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन, तो ये जो आपका ऑपरेट सिद्धांत होता है इसमें आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी वाला आपका बन जाएगा। अगला आता है प्रश्न हमारा, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। पर्यावरण, जीन, आनुवंशिकता या होमोस्टेसिस। तो माता पिता से जो अपने बच्चों में आगे गुण जाते हैं उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उन गुणों को हम लोग कहते हैं उसके आनुवंशिक गुण। नेक्स्ट आता है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि यानी जी कारक और विशिष्ट बुद्धि यानी एस कारक की उपस्थिति का समर्थन करता है। नियम प्रतिकूल सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, स्पेयरमैन का द्विखंड सिद्धांत या वर्नोन का पदानुक्रमित सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो स्पेयरमैन का आपका सिद्धांत हो जाएगा द्विखंड का, जिन्होंने एस बुद्धि और एस बुद्धि के बारे में बताया था। बाद में इन्होंने इसी बुद्धि में एक सिद्धांत, एक आपका क्या कहते हैं कॉमन भी ऐड किया था, तो वो आपका बाद में द्विखंड का सिद्धांत बदल के क्या हो जाता है त्रिखंड का सिद्धांत हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी वाला आपका हो जाएगा। तो समायोजन व्यक्ति को सही के साथ करना पड़ता है। नेक्स्ट है, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा वो आपका बाल्यावस्था हो जाएगा। तो शर्म और गर्व की जैसी भावनाएं हैं इनका विकास लगभग बाल्यावस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की तीव्रता, चिंतन की प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो शैशवावस्था में फ्रेंड्स आपको जो चिंतन प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका मानसिक विकास उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी वाला आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड ये हमारी यहाँ पे सीरीज समाप्त होती ही, लगभग हम लोगों ने 170 प्लस क्वेश्चनों को देखा इसमें हम लोगों ने। तो ऐसे ही शानदार सेशन को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को देखिएगा, आपको बनाना सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आगे वीडियो में।